गुडविल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 तो बहुत अच्छे से हुआ, एक एक क्वेश्चन और एक एक इलस्ट्रेशन। गुडविल चैप्टर छोटा भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और एक आपको इसका सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूं गुडविल चैप्टर का। गुडविल चैप्टर के बाद एक और चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद नेक्स्ट 3 चैप्टर्स है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये गुडविल चैप्टर हम यहां पर पूरा कंप्लीट करेंगे, और यही चैप्टर उन 3 चैप्टर्स में के क्वेश्चंस में 1 मार्क की अपनी जगह रखेगा। मतलब अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 1 मार्क का गुडविल का पॉइंट होएगा, जो आपको गुडविल चैप्टर करने के बाद समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं? वेरी गुड, रेपुटेशन। और गुडविल किसे कहते हैं? रेपुटेशन को। रेपुटेशन बिजनेस की जो बनती है वो किस सेंस में बनती है? अगर किसी बिजनेस की रेपुटेशन बनेगी, वेरी गुड समर, क्वालिटी, ठीक है, बिजनेस सेटिस्फेक्शन, वेरी गुड, आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन से उसकी रेपुटेशन इंक्रीज होगी। और हम बात करें तो लोकेशन, अगर अच्छी लोकेशन में बिजनेस लोकेट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल ज्यादा होगी। और अगर मैं और अच्छे से बात करूं तो जैसे जैसे बिजनेस की लाइफ बढ़ती जाती है ना, मतलब अभी बिजनेस को 1 साल हुआ, फिर 2 साल, फिर 4 साल, फिर 10 इयर्स, फिर 15 इयर्स, फिर 20 इयर्स, बिजनेस अपनी जो वैल्यू है, जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो क्रिएट करता जा रहा है, अपनी रिकॉग्निशन क्रिएट करता जा रहा है। और अगर मैं नेचुरल वे में बात करूं तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी एक पर्सनैलिटी बनती जाती है, हमारी एक नेचर बनती जाती है चीज, जिसे हम कहते हैं कि उस पर्सन की ये नेचर है। वैसे ही बिजनेस की भी एक अपनी नेचर होती है, ठीक है, वैसे ही बिजनेस की भी एक अपनी रेपुटेशन क्रिएट होती जाती है। किसमें? सोसाइटी में। अब हम देखें कि ये गुडविल चैप्टर है क्या। आप ये देखो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अकेले ने बिजनेस स्टार्ट किया मैंने एज अ सोल प्रोप्राइटर। बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, आप अपने सभी कैमरास ऑन करो। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं बिजनेस को करते हुए। आप देखो, जब मैं अकेला था बिजनेस में, मैंने बिजनेस में बहुत सारी मेहनत की होगी, बहुत हार्ड वर्क किया होगा बिजनेस को अच्छी इनकम पर लेकर आने के लिए, है ना। क्योंकि लास्ट ईयर से मैं करते क्या जा रहा हूँ, बिजनेस से बहुत एफर्ट्स डालते जा रहा हूँ, बहुत नई न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता जा रहा हूँ, बहुत टेक्निक्स मेथड्स यूज करता जा रहा हूँ ताकि बिजनेस को बहुत अपर लेवल पर लेकर जाए। अब यही चीज 3 इयर्स के बाद अगर मैं कहूं कि मैंने अपने बिजनेस में एक पार्टनर ऐड ऑन करना है, आप सभी को ऑफर करूं कि मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप करो आकर, तो एक पॉइंट सोचने वाला है। वो क्या? कि जैसे ही आप बिजनेस में एंटर करोगे, जैसे ही आप बिजनेस में एंटर करोगे, आपको सेम डे से एक मिनिमम प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। एग्री और नॉट? मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं। जब मैंने फर्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट किया, क्या उस दिन मेरी इनकम जनरेट हो रखी थी, या उस दिन मुझे पता था कि मैं मिनिमम इतनी अर्निंग करूंगा ही करूंगा बिजनेस के केस में? चलो और आगे चलते हैं। मैंने आज जॉब ज्वाइन करी है, मुझे पहले महीने से पता है ना कितनी इनकम मेरी होगी, मंथली कितनी सैलरी मुझे मिलेगी। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या मुझे पता है कि मेरी पहले मंथ में कितनी इनकम होगी? इट डिपेंड अपॉन द सेल्स ना। बट जो पार्टनर 2 साल बाद, 3 साल बाद बिजनेस में एंटर किया, उसको तो पता है ना कि उसको मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। रीजन? क्योंकि वो एवरेज देख रहा है यार कि पिछले 3 सालों से बिजनेस प्रॉफिट्स में ही है, और जितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आ रहा है उसको हिसाब, उसने ये चीज को चेक कर लिया कि यार इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा।
एग्री और नॉट? अब जब कोई पार्टनर बिजनेस में आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि मुझे इस बात को मैं सोच रहा हूं यार कि मैंने बिजनेस को इतना ज्यादा हाई लेवल पर लेकर गया हूं, बिजनेस में इतनी मेहनत करी है, तो मुझे कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए। किससे? न्यू पार्टनर से। किसी न्यू पार्टनर से, जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, मुझे उससे क्या मिलनी चाहिए? एक कंपनसेशन मिलनी चाहिए। वो कंपनसेशन किस चीज की? वो कंपनसेशन बेसिकली इस चीज की कि मैंने बिजनेस स्टार्टिंग से चलाया, बिजनेस में हार्डवर्क किया, बिजनेस को अच्छे लेवल पर लेकर आया, और जैसे ही वो बिजनेस में न्यू पार्टनर आ रहा है उसके लिए एक मिनिमम प्रॉफिट रेडी है, जिसका रीजन एग्जिस्टिंग पार्टनर है। यहां तक चीज समझ में आई? तो गुडविल जो है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझाऊंगा। गुडविल जो है वो सेल्फ जनरेटेड भी है और गुडविल जो है वो परचेज्ड भी होती है। सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड की कोई वैल्यू नहीं होती, परचेज्ड की एक वैल्यू होती है। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है ये एसेट कभी नहीं होती। गुडविल जो है वो क्या है? एसेट है। कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट है। सेल्फ जनरेटेड की ना तो कोई वैल्यू होती है ना तो वो एसेट होती है, बट जो गुडविल परचेज की जाती है जिसकी वैल्यू होती है वो ही एसेट बन पाती है बिजनेस में। मतलब कि वो अकाउंटिंग बुक्स में लिखी जाती है बैलेंस शीट में एसेट साइड। गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन होती है। ये रेपुटेशन बिजनेस कैसे बनाता है? अपनी लोकेशन से, अपनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट से, ठीक है, अपने क्वालिटी ऑफ गुड से, अपनी सर्विसेज से, अपनी मोनोपोली से। बिजनेस अपनी क्वालिटी कैसे भी बना सकता है। गुडविल टू टाइप्स की, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से अभी। सेल्फ जनरेटेड की कोई वैल्यू नहीं होती, सेल्फ जनरेटेड एसेट भी नहीं होती, और जो गुडविल परचेज की जाती है उसकी वैल्यू भी होती है और उसको वो एसेट भी बनती है बिजनेस का। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि गुडविल को वैल्यू करना क्यों है। गुडविल को वैल्यू करना क्यों है? अब मैं दो चीजों को लिंक करूंगा। सपोज करो मैं बिजनेस कर रहा हूं अकेला और नव्या मैंने आपको ऑफर किया 3 साल के बाद कि नव्या आप मेरे बिजनेस में आओ, तो आप कहते हो कि सर मैं हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आऊंगी, हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आऊंगी, कि मतलब जब आप बिजनेस में आ जाओगे तो हाफ प्रॉफिट आपका होगा। तो जनरली आप मुझे बता सकते हो कि आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे हाफ प्रॉफिट लेने के लिए? यस, ऑलरेडी थी उसका 50%। वेरी गुड। मींस कि अगर आप हाफ प्रॉफिट लेना चाहते हो बिजनेस से तो आपको बिजनेस में ऑलरेडी जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है, ठीक है, उतनी कैपिटल ही इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी तो आपका हाफ शेयर बनेगा। सपोज करो बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्टेड है, आप बिजनेस में और 5 लाख लगाओगे, तभी जाके एग्जिस्टिंग पार्टनर का 5 लाख और आपका 5 लाख बनेगा। ठीक है, और आप हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस से लेकर जाओगे एवरी ईयर। एग्जिस्टिंग पार्टनर, बीइंग एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, नव्या मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि बिजनेस में आप आए, ठीक है, आपके आने से बिजनेस को 5 लाख और भी इन्वेस्टमेंट मिल गई, बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई, और आपके आने से जो प्रॉफिट मैं अर्न कर रहा था इतने टाइम से, उसका हाफ शेयर आपको भी चला गया। तो मुझे क्या हुआ? बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ? शॉर्ट टर्म में मुझे बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। शॉर्ट क्यों लॉस हुआ? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है। यस, सभी अपने कैमरास ऑन रखो प्लीज। मैंने शॉर्ट टर्म वर्ड यूज किया कि यस
स्टार्टिंग में मुझे लॉस हुआ, क्योंकि वो जो 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है नया नया, उसको भी प्रॉफिट इंक्रीज करने में 2-3 इयर्स लग जाएंगे। बट स्टार्टिंग में तो मुझे लॉस हुआ ना, तो मैं ये फील कर रहा हूं कि यार मेरे लिए कुछ भी नहीं, बिजनेस को तो अपनी कैपिटल मिल गई, न्यू पार्टनर को अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया, बट मुझे क्या मिला? तो मैं ये चीज सोचता हूं कि मुझे कुछ कंपनसेशन मिलनी चाहिए, है ना। वो कंपनसेशन किस चीज की मिलनी चाहिए मुझे? जो मैंने अपने बिजनेस की क्या क्रिएट करी है? गुडविल क्रिएट करी है। जो मैंने बिजनेस की क्या क्रिएट करी है? रेपुटेशन क्रिएट करी है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली गुडविल ही डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ लिंक करता हूं। आप सभी हिमाचल जाते होंगे, है ना। आप रास्ते में सवाई ग्रीन्स पे रुकते हो, जहां पर मैकडी है ना, जो धर्मपुर के बिल्कुल पास है। आई गेस जाबली में है या फिर वो सवाई, अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। वहां पर डोमिनोज भी है ना, वहां पर मैकडी भी है। सपोज करो कि मैंने डोमिनोज वालों को मेल डाली है कि वो डोमिनोज आप मुझे दो, या मैंने डोमिनोज वालों को मेल डाली है कि मुझे आपकी फ्रेंचाइजी लेनी है। यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजी? यस, से यस और नो। आप सभी को फ्रेंचाइजी का मतलब होता है पता है? मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपनी फ्रेंचाइजी दो। डोमिनोज वालों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा, लोकेशन देखी, मेरी स्पेस देखी, और उसके बाद मुझे एक मेल डाली कि सर हम आपसे 2 करोड़ रुपीस लेंगे फ्रेंचाइजी देने का। तो आई सेड 2 करोड़? ये 2 करोड़ किस चीज के ले रहे हो आप? उस 2 करोड़ की बायफिकेशन कैसे होती है? अगर मैं वो 2 करोड़ का बिजनेस अपना स्टार्ट करूं, अपनी कोई बिजनेस का ब्रांड नेम पिज्जा का बनाकर वो स्टार्ट करूं, आपको क्या लग रहा है कि वो मुझे प्रॉफिट पहले दिन से अर्न होना शुरू हो जाएगा जो मुझे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ओपन करके फर्स्ट डे से होगा? कभी नहीं होगा। अब दूसरी चीज, मैं सिर्फ डोमिनोज की गुडविल नहीं परचेज कर रहा, मैं वो जो 2 करोड़ रुपीस दे रहा हूं उनको, वो उनकी गुडविल के, उनके पेटेंट्स के, जो उन्होंने अपने पेटेंट्स बना रखे हैं, उनके ट्रेडमार्क के, हमें दूर से पता चल जाता है डोमिनोज लिखा होता है ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ठीक है। उनके कॉपीराइट्स के, जो भी उनके कॉपीराइट्स हैं, जो भी उन्होंने क्वालिटी के पेटेंट किए हुए हैं, मैंने उन सबके वो पैसे पे करे हैं। वो 2 करोड़ के अंदर, 2 करोड़ के अंदर वो इंक्लूड है। और ऐसे वो अमाउंट बना है 2 करोड़ का। क्यों? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड क्यों हूं वो 2 करोड़ रुपए लगाने के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लूंगा, मेरे को पहले दिन से ही कस्टमर आना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट डे से ही प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाएगा मेरा। बट वही अगर मैं आज अपनी ब्रांडिंग करता हूं, अपना कोई पिज्जा आउटलेट ओपन करता हूं अपने ब्रांड नेम से, तो बड़ा टाइम लगेगा। तो उस केस में एक क्वेश्चन माइंड में राइज होता है कि वो जो गुडविल की वैल्यू है, वो जो 2 करोड़ रुपए उन्होंने कैलकुलेट किए, वो किस मेथड से किए? जैसे नवे अभी मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया कि आपको मैंने कहा कि मेरे लिए क्या, तो आपने वैसे ऑन टेबल पूछा कि सर आप बता दो आप कितने एक्स्ट्रा पैसे लोगे। तो मैंने कहा आप 5 लाख रुपए तो बिजनेस को दे रहे हो, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, राइट। तो आप 2 लाख के लिए एग्री नहीं हो रहे हो, आप कह रहे हो नहीं नहीं सर 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है, आप मेरे से 50 लाख रुपए ले लो एक्स्ट्रा। अब ये जो बार्गेनिंग हो रही है वो किस रीजन से हो रही है? क्योंकि हमारे पास नव्या कोई मेथड ही नहीं है गुडविल को कैलकुलेट करने का। बट जैसे ही हमें पता चला कि गुडविल को वैल्यू करने का मेथड भी है, जो हम इस चैप्टर में करेंगे, उससे हमने क्या किया, गुडविल कैलकुलेट करी। और गुडविल कब कब कैलकुलेट करनी पड़ती है, कब कब गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है, सोचकर देखते हैं। नंबर 1, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब जब न्यू पार्टनर आएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए क्या लेकर आएगा? एक कंपनसेशन लेके आएगा, एक अमाउंट लेके आएगा एज अ गिफ्ट, एज अ ओनर, एज अ रिवार्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए। उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उस अमाउंट को हम? गुडविल। बेटा सभी अपने कैमरास ऑन, सभी अपने माइक्स ऑन प्लीज। उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे।
ठीक है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, बिजनेस गुडविल का क्या करता है? नव्या आपसे गुडविल के पैसे लेगा बिजनेस और एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देगा। बिजनेस का उसमें कोई भी शेयर नहीं है। समझ रहे हो आप इस चीज को? हाँ जी। और गुडविल का अमाउंट दो तरीके से न्यू पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे सकता है, या तो बिजनेस के थ्रू या फिर डायरेक्टली। मतलब क्या नव्या, आपने मुझे जो भी गुडविल के पैसे दिए एज अ पार्टनर, मतलब एज अ पार्टनर आपने मुझे जो भी गुडविल के पैसे दिए वो आउट ऑफ बिजनेस दिए, मतलब बिजनेस में वो अमाउंट नहीं रिकॉर्ड किया। और एक आपने बिजनेस के थ्रू किए, तो मतलब वो बुक्स, बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड हुआ पहले कि पैसा आया गुडविल का, फिर उसके बाद बिजनेस ने मुझे पैसा दिया, मतलब वो गुडविल का पैसा एग्जिस्टिंग पार्टनर को चला गया। यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं। बिजनेस गुडविल को कैलकुलेट करने के, गुडविल को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा नाम लिख रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट हुआ? जो बिजनेस को एक्चुअल में, रियलिटी में जो प्रॉफिट हुआ, राइट। सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हिंदी में मीनिंग बता सकते हो बेटा? सभी अपने माइक्स ऑन रखो, सभी अपने कैमरास भी ऑन रखो। हाँ जी, मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बताओ सूर्या। हमने सोचा था उससे ज्यादा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा। एक्चुअल प्रॉफिट और मोर देन एक्चुअल प्रॉफिट जो हुआ, सुपर प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा हुआ, राइट। एक और मेथड भी है जो इन्हीं दो मेथड से बनता है, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा आप सबके कैमरास ऑन है? यस सर। गुडविल को मैंने पहले दो फॉर्मूलाज में डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का मैंने दूसरा नाम दिया एक्चुअल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मेथड का में से सुपर प्रॉफिट को हमने समझा मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन मेथड ये थर्ड मेथड है। ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल के जो टोटल मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के, वो कितने हैं? 3, जिसमें से ये दो बेसिक हैं और उसके बाद जो थर्ड मेथड है वो इन्हीं का एडवांस मेथड है। मतलब आपको अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लिंक कर सकते हो ना आप इस चीज को कि अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि जी आप गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आप गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो
तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट किससे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट मेथड से। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। यस। अब 3 वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, 3 तरह के प्रॉफिट्स लिख रहा हूं। नंबर 1 इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम जो है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं होटल ओपन करना चाहता हूं, मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूं, मैं रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन करूं तो मुझे कितना मार्जिन मिलेगा अप्रोक्सीमेटली? हम जनरली बात करते हैं ना कि ये वाला बिजनेस करो, इस बिजनेस में तो बड़ा मार्जिन है, बड़ा प्रॉफिट है। तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन करूं अप्रोक्सीमेटली आपके अकॉर्डिंगली कितने % मार्जिन होता होगा? जो आप 350 रुपीज की दाल मखनी परचेज करते हो रेस्टोरेंट में जाके, वो कितने की बनती होगी? 50%। जनरली एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं होटल इंडस्ट्री, अगर मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एंटर होता हूं तो एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है कि उस इंडस्ट्री में एंटर होके मुझे 50% प्रॉफिट मिलेगा या 60% मिलेगा। यही अगर मैं बात करूं ग्रोसरी स्टोर की, कि अगर मैं ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाहता हूं तो ग्रोसरी स्टोर में जो मार्जिन है वो 10% से लेके 30% के बीच में है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? Yes, sir. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस करने से पहले एज्यूम करता है, इमेजिन करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो उस बिजनेस से इतना प्रॉफिट अर्न कर लेगा। या फिर एक और एग्जांपल दूं, इंडस्ट्री का मीनिंग पता है आपको? इंडस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? जैसे कि होटल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री। हाँ जी, आ रहा है सबको समझ? Yes, sir. Yes, sir. फिर सभी अपने कैमरास और माइक्स ऑन क्यों नहीं रख रहे हैं? Cameras on. The camera is on. ओके, माइक्स भी ऑन रखो। तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो है जो बिजनेसमैन सोचता है, जो बिजनेसमैन रिसर्च करता है, सबसे सजेशन लेता है अपने फ्रेंड्स, फैमिली से, या फिर जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कि यार मैं भी ये काम करना चाहता हूं, कितना मार्जिन है। तो उससे उसको पता चलता है कि इस इंडस्ट्री में एंटर हो गए तो इतने % मार्जिन है। दूसरा जो प्रॉफिट है दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट, दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट। इसका मैं दूसरा नाम क्या लिखूं? प्रॉफिट एक्चुअली अर्न, प्रॉफिट एक्चुअली अर्न। यस मानवी, बताना जरा एक्चुअल प्रॉफिट और प्रॉफिट एक्चुअली अर्न क्या है बेसिकली? सर जो सारा बिजनेस करके तो नेट प्रॉफिट मिलता है वो। वेरी गुड। नॉर्मल प्रॉफिट जो था वो 10% था, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक्सपेक्ट किया कि जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 10% करेंगे। हमें एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 15%। हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 15%। तो थर्ड टाइप का एक मैं प्रॉफिट लिख रहा हूं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या दूसरा नाम होता है, या फिर सुपर प्रॉफिट का मैं अगर फॉर्मूला लिखूं या मेथड लिखूं तो एक्चुअल प्रॉफिट जिसका दूसरा नाम एवरेज प्रॉफिट भी होता है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जिसका दूसरा नाम एक्सपेक्टेड, और यहां पर भी एक्चुअल का एक और नाम लिख लो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो सोचा, एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्चुअली अर्न, एवरेज प्रॉफिट जो हुआ।
जब भी एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा किया। एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप सभी जीरकपुर लोकेशन में रहते हो, आप मुझे बताओ कि जीरकपुर में सबसे अच्छा रेस्टोरेंट आपको कौन सा लगता है? अपने अपने रिव्यूज जल्दी से बताओ, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा वेरी गुड, बिल्कुल हमारे नीचे वाला। और सबके रिव्यूज। चलो आदित्य, आपके ही एग्जांपल लेकर आगे चलते हैं कि आदित्य ने बोला कि पीबी पैंट रेस्टोरेंट से सबसे अच्छा है। सपोज भी करो और ये भी देखो कि जीरकपुर में कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, है ना? जीरकपुर में अगर हम देखें तो कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। वो सारे के सारे रेस्टोरेंट्स एक ही इंडस्ट्री में एंटर हो रखे हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में पीबी पैंट की सबसे ज्यादा सेल है, सबसे ज्यादा उसकी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से जरूर कुछ ना कुछ पीबी पैंट रेस्टोरेंट अपने नॉर्मल प्रॉफिट से, अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा अर्न कर रहा होगा। अगर टोटल 50 रेस्टोरेंट्स हैं इन जीरकपुर, आउट ऑफ 50 रेस्टोरेंट्स अगर 3 रेस्टोरेंट्स की सेल सबसे ज्यादा है, तो आप इस बात से तो एग्री करोगे ना कि उन 3 रेस्टोरेंट्स की के जो प्रॉफिट्स है वो बाकी 47 से ज्यादा होंगे। वो जितने परसेंट जो एक्सेस प्रॉफिट है ना, मतलब कि 5%, सोचा था 10% अर्न करेंगे, एक्चुअल में हो गया 15%। तो जो 5% प्रॉफिट अर्न किया रेस्टोरेंट ने, वो क्या है? उसका सुपर प्रॉफिट है। क्या ये चीज समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब बिजनेस सुपर प्रॉफिट कब अर्न करता है? बिजनेस पीबी पैंट आदित्य क्यों ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है? रीजन बताता हूं मैं आपको। या तो वो बहुत अच्छी लोकेशन पर है, ठीक है, या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट, या फिर उसकी कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी है, उसकी मतलब जो डिलीवरी है, या फिर उसकी जो मैनेजमेंट है, स्टाफ है रेस्टोरेंट के अंदर, वो बहुत अच्छा है, या उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत पुराना रेस्टोरेंट है जीरकपुर का। समझ रहे हो? आपकी गुडविल का कोई ना कोई एक रीजन होता है। तो जब जब बिजनेस गुडविल अर्न करता है तो वो अपने सुपर प्रॉफिट की रीजन से अर्न करता है। बिजनेस को सुपर प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि उसकी गुडविल है मार्केट में। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। मैंने गुडविल के 2 टाइप्स बताए थे, एक तो सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड। ऑलरेडी बता चुका हूं, सेल्फ जनरेटेड की कोई वैल्यू नहीं होती, सेल्फ जनरेटेड एसेट भी नहीं होता। अब सोचते हैं ऐसा क्यों? आपने एक बिजनेस ओपन किया, उस बिजनेस को आज 5 इयर्स हो चुके हैं, आप मुझे वैसे बता सकते हो कि उस बिजनेस की गुडविल की क्या वैल्यू होगी? 5 years में उसने जो प्रॉफिट कमाया और उसको कितना टाइम? 5 years. अच्छा, एक और एग्जांपल, आपको पता है विंटेज कार कौन सी होती हैं? विंटेज कार्स, है ना? आई गेस सभी आप वहां पे चंडीगढ़ 22 में स्टारबक्स पे गए होंगे या अरोमा पे गए होंगे, तो उनके बाहर अंदर एंटर करते ही राइट हैंड साइड विंटेज कार खड़ी हुई है। विंटेज कार कौन सी होती है? जो बहुत पुरानी कार्स हैं, ठीक है, बट विंटेज उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत ही रिनाउंड कार्स है वो उस टाइम की। अगर आज आपके पास कोई विंटेज कार पड़ी हुई है, आज आपके पास कोई अगर विंटेज कार पड़ी हुई है, अनटिल और अनलेस आप उसको सेल पे नहीं लगाते, आपको नहीं पता चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है।
एग्री और नॉट? Yes. मतलब क्या कि जब तक कोई चीज, जब तक कोई एसेट सेल या परचेस होने नहीं लगा, उसकी गुडविल की अमाउंट पता चल ही नहीं सकती। अगर आज हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी की बात करें, कोई भी हम अपने घर की बात करें, हमें अगर घर सेल पे लगाया ही नहीं तो हमें, या कोई बिजनेस सेल पर लगाया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा उसकी वैल्यू कितनी है? तो वो एक तरह से सेल्फ जनरेटेड है। सेल्फ जनरेटेड मींस कि गुडविल तो जनरेट हो रही है बट वैल्यू नहीं पता कितनी है उसकी, राइट? इसी के साथ एक और एग्जांपल देता हूं। अभी आदित्य ने एक रेस्टोरेंट का नाम लिया था, पीबी पैंट रेस्टोरेंट। वो जीरकपुर में एक ही रेस्टोरेंट है। उसको अपनी गुडविल तब तक नहीं पता जब तक वो अकेला रेस्टोरेंट है। हम में से कोई उसके पास जाते हैं और उसको जाके बोलते हैं कि सर हमें अपनी फ्रेंचाइजी दो, है ना, हमें अपनी फ्रेंचाइजी दो। क्यों सोच रहे हैं हम फ्रेंचाइजी के लिए? क्योंकि हमें लग रहा है यार वो बड़ा पॉपुलर है, लोग बड़े सेटिस्फाइड हैं, वो ब्रांड बन चुका है। अगर हम उसकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो हमें एडवर्टीजमेंट कम करने की जरूरत पड़ेगी, कस्टमर अपने आप ही बिजनेस के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए या फिर रेस्टोरेंट में आएगा। तो जब मैं उससे उसकी फ्रेंचाइजी की ऑफर या डिमांड करूंगा और वो मुझे फ्रेंचाइजी ऑफर करेगा, जो भी अमाउंट वो फ्रेंचाइजी के लिए ले रहा है उसी में ही डिसाइड होगा कि एक्चुअल में उसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी लगी है। अब सपोज करो वो पीबी पैंट रेस्टोरेंट मेरे से 1 करोड़ रुपए मांग ले, मैं दूंगा उसको? नहीं। यही 1 करोड़ रुपए मेरे से सीसीडी मांग ले, डोमिनोज मांग ले, पिज्जा हट मांग ले, केएफसी मांग ले, बर्गर किंग मांग ले, मैं दे दूंगा, है ना? हर एक चीज की एक वैल्यू होती है ना। अब वही पीबी पैंट में से 10 लाख रुपए मांग ले तो मैं सोचूंगा कि यार ठीक है 10 लाख रुपए दे देते हैं। आप समझ रहे हो इस चीज को? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो क्रिएट होती जा रही है बिजनेस की, बट बिजनेस सेल परचेज ही नहीं हुआ, तो फिर कैसे वैल्यू होगी? अब परचेज गुडविल कौन सी गुडविल है? परचेज गुडविल वो गुडविल है जो सेल परचेज के टाइम पर वैल्यू की गई। जैसे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन होगी तब न्यू पार्टनर पैसे लेकर आएगा बिजनेस के लिए, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए भी लेके आएगा, राइट? जब रिटायरमेंट हो रही है बिजनेस से या फिर बिजनेस से किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, एबीसी पार्टनर थे, सी पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, सी पार्टनर ने बिजनेस में 10 साल लगा दिए, उसको जाते हुए कोई भी उसको ऑनर नहीं देना, उसको जाते हुए कोई भी उसको रिवार्ड नहीं देना कि 10 इयर्स बिजनेस में लगाए, इतनी मेहनत करी बिजनेस में, जीरो से बिजनेस बहुत ऊंचा लेकर गया, तो जो उसका शेयर बनता है वो तो उसको दो, बिजनेस देगा, बट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसको कुछ कंपनसेशन अमाउंट देंगे, उसको कुछ रिवॉर्ड देंगे, उसको ऑनर करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना गुडविल की, गुडविल का ट्रीटमेंट और गुडविल की वर्किंग। बिजनेस का गुडविल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? एडमिशन होगी, न्यू पार्टनर से बिजनेस गुडविल का अमाउंट लेगा और एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे देगा, राइट? अब जब रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, उसमें भी गुडविल का कोई, बिजनेस का कोई रोल नहीं है। बिजनेस पुराने पार्टनर से, एग्जिस्टिंग पार्टनर से गुडविल का अमाउंट लेगा और रिटायरिंग पार्टनर को या फिर जिसकी डेथ हो गई है उसको वो पैसा एक्स्ट्रा देगा। एग्जांपल लेते हैं, एबीसी पार्टनर है, सी पार्टनर रिटायर होने जा रहा है और पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद पता चला कि बिजनेस में उसके 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। बिजनेस अपनी तरफ से तो 5 लाख देगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसको कुछ अमाउंट देंगे, और वो अमाउंट किस चीज का होगा? गुडविल का। और वो अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? 2 तरीके से डिसाइड होगा। या तो लमसम, लमसम मींस ऐसे ही अपने आप ऑन टेबल डिसाइड कर लिया, या फिर थ्रू मेथड, थ्रू प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड, जो प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है? उसके बाद थर्ड, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर अमलगामेशन। अमलगामेशन मींस
या फिर मर्जर, दो बिजनेस आपस में कोलैबोरेट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, या फिर एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को परचेज कर लिया है, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन सारे केसेस में बिजनेस की गुडविल क्या की जाएगी? वैल्यू की जाएगी। किस मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्या आप सबको ये चीज लिंक कर गई है आपस में अच्छे से? आदित्य, जी सर। रुद्राक्ष, वासु, लिंक कर गया बेटा कि गुडविल का चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, आपका एक अलग से चैप्टर है एडमिशन, इस बुक में अलग से चैप्टर है ना एडमिशन, उसमें गुडविल का पॉइंट आएगा, इसमें भी गुडविल का पॉइंट आएगा, और ये तो हमें है ही नहीं है। ये भी चैप्टर है हमें, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी, इसमें भी गुडविल का पॉइंट आएगा। ये दोनों चैप्टर्स बीकॉम में है, उसमें भी गुडविल का पॉइंट आएगा। तो मतलब गुडविल चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करनी नहीं आती, तो वो 6 मार्क्स में से 1 मार्क तो हटा ही दो कि मिलेंगे ही नहीं गुडविल के, और उसकी वजह से पूरा आंसर गलत आएगा, है ना? यस। इज इट क्लियर? राइट। तो आज हमने एक ये शॉर्ट लेक्चर किया गुडविल का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बुक से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। होपफुली ये जो चैप्टर है ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 लेक्चर्स का चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और पूरी एनर्जी के साथ। फाइन, ओके, योर क्लास इज ओवर नाउ। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। तब तक के लिए एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। Thank you, sir.